लेकिन हम खिलाफ उन लोगों के हैं ताकतवर बदमाश के पास है इस मुल्क की ऐसी की तैसी कर दी। फौजी अफसर जवान न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, ये उस इदारे में रिफॉर्म नहीं आ सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और दीगर ममालिक में मेरा प्रोग्राम देखने वालों को आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आपकी क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया और मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिनकी तादाद अब खैर से माशाल्लाह 167 हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, चंद हालात जो सामने से गुजर रहे हैं, एपेक्स कमेटी APC, लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और लाहौर के पंजाब के गवर्नर का जो केस है, वो KPK का जो गवर्नर है उसने भी अनाउंस नहीं किया अभी तक डेट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 31 और सीटों पर अनाउंस कर दिया है, तो 64 सीटों का शेड्यूल अनाउंस हो गया है इलेक्शंस का मार्च में ही। और IMF के जो कंडीशंस हैं जिसके मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बहुत ही सख्त, अनबिलीवेबली सख्त कंडीशंस हैं और लेकिन हमें माननी पड़ेगी। ये सामने हमारी सारी चीज़ें हैं, तो इनका जायज़ा लेने के लिए मैं हर चीज़ पे छोटा छोटा तबसरा ज़रूर करूँगा, लेकिन एक चीज़ हमें बार बार याद रखनी चाहिए कि हम ये जंग कर किस लिए रहे हैं। हम जंग कर रहे हैं एक आम पाकिस्तानी के लिए, उसकी गुर्बत बचाने के लिए, गुर्बत से निकालने के लिए, उसको मौक़े देने के लिए कि उसकी तालीम, उसके और उसके औलाद की तालीम अच्छी हो, उसको अच्छे हस्पताल मिले, उसको नौकरी मिले, उसको रूल ऑफ लॉ मिले कि अगर उसकी जान माल ख़तरे में है तो वो बचाई जाए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि हमें एक आज़ाद पाकिस्तान चाहिए जिसमें लोग जो हैं अपने हक़ और राय जो है वो सामने आनी चाहिए एक फेयर और फ्री इलेक्शन के तहत। हम सिर्फ इसके लिए जंग करें। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम ख़िलाफ़ उन लोगों के हैं और उन फोर्सेस के ख़िलाफ़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान को पार्टीशन के कुछ अरसे ही बाद काबू कर लिया, जिसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो इदारा जो था वो फ़ौज थी। अब हम इदारा जब कहते हैं ना, तो बीच में पता नहीं चलता कि कौन है, इसलिए कि इदारे असल में लोगों से बनाए जाते हैं और इदारे के ऊपर जो बंदा बैठा होता है, ज़िम्मेदारी उसकी होती है कि वो इदारे को किस तरफ लेके चलता है। पाकिस्तान की फ़ौज के जितने अभी 16-17 हमारे आर्मी चीफ्स आए हैं, मेरा ख़्याल है, मेरी नज़र में सवाए 2 मैक्सिमम 3, जनरल काकड़, जनरल आसिफ नवाज़ और लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन, जो कि बहुत थोड़े अरसे के लिए गए, बाकी सारे के सारे या तो बिल्कुल नाअहल थे या वो सियासत में मुब्तला थे, जिनके अंदर से 4 डिक्टेटर आए और आखिरी जो आपका इस आदमी से पहले, आसिम से पहले आया, जो मुल्क का गद्दार निकला। पाकिस्तान को काबू करने के लिए एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा हैदर मेहदी ये 1 विंडो ऑपरेशन है। आपने एक बंदे को काबू कर लिया, आर्मी चीफ को, उससे पूरी फ़ौज पर आपने कब्ज़ा कर लिया। जब आपने पूरी फ़ौज पर कब्ज़ा कर लिया, आपने पूरे मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। और यही हम चीज़ रिपीट होते देखते आ रहे हैं। ये 1951 के बाद से शुरू हुई, जब से अयूब खान बना, और ये मुतवातिर हम देख के आ रहे हैं कि ये फ़ौज का इदारा, उसका जो सरबराह है, उसको अगर आपने काबू कर लिया, वो किसने काबू कर लिया? अमेरिका ने काबू कर लिया। अमेरिका ने अगर उन्हें काबू कर लिया तो फिर वो पूरे मुल्क पर उसने काबू कर लिया। फ़ौज में यूनिटी ऑफ कमांड है। वो 1 विंडो ऑपरेशन वो इसलिए कहता है कि इस एक बंदे को कब्ज़ा करो, पूरी फ़ौज इसके पीछे होती है, वो इसके सामने कभी भी खड़ी नहीं होगी, वो इसके हुक्म को इग्नोर नहीं करेगी, डिसोबे नहीं करेगी, और इस पावर से वो मुल्क में कब्ज़ा करता है, अपने साथ जुडिशरी को मिलाता है, अपने साथ करप्ट पॉलिटिशियंस को मिलाता है, अपने साथ ब्यूरोक्रेसी को मिलाता है, पुलिस को मिलाता है, इलेक्शन कमीशन को मिला के, सबको मिला के इस मुल्क पर काबिज रहते हैं, कभी आगे कभी पीछे। जब तक ये
होल्ड जो है, स्ट्रैंगल होल्ड है, जिसको मैं बार बार कहता हूं, हमारे गर्दन पर घुटना रखा हुआ है, जब तक ये नहीं टूटेगा पाकिस्तान में कोई हल नहीं होगा। जितनी मर्जी पिटिशनें आप डालते रहें इलेक्शन कमीशन में, कोर्ट्स में, मैं थोड़ी बात उसकी करूंगा बाद में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि ताकत सिर्फ सबसे बड़े ताकतवर बदमाश के पास है। पाकिस्तान में जब वो बदमाश आर्मी चीफ होता है, बन जाता है बदमाश, तो ताकत उस बदमाश के पास आती है। जिस तरह बाजवा ने हमें पिछले 10 महीने पहले हमारे मुल्क को, अपनी माँ को बेच दिया बाज़ार हुसन में। हम क्या देखते हैं कि जनरल आसिम आए तो कुछ उम्मीदें हुई थी कि भाई ये आदमी शायद मुख्तलिफ हो, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई भी आर्मी चीफ जो कि किसी सियासतदान से गठजोड़ करके आर्मी चीफ बनता है, जैसे कि बाजवा बना, और जिस तरह से बेदर्दी से उसने हमें बेच दिया और ख़ुद भी करप्ट हो गया। इसी तरीके से आसिम मुनीर जो कि नवाज शरीफ का आदमी, उसकी इंसिस्टेंस पे अपॉइंट हुआ है, मैं नहीं मान सकता कि नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर के साथ कुछ एग्रीमेंट नहीं की होगी। मुझे अभी तक याद है एक बहुत सीनियर आदमी ने मुझे कहा था ये अपॉइंटमेंट से पहले कि आसिम मुनीर ने कमिट किया है कि ये पीटीआई को ख़त्म कर देगा और इमरान को एलिमिनेट कर देगा, मुझे आर्मी चीफ तो बना के देखें। तो ये इस बैकग्राउंड से हम चल रहे हैं, और उसके बाद हमने जो भी आसिम मुनीर की हरकतें देखी हैं अभी तक, उस पर यकीन हो चलता जा रहा है कि ये इमरान को रोकना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। मैं इनको एक ये बात बता दूं कि इमरान जो है उसने कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं बात की, वो बल्कि हर वक्त कहता रहा है कि हमें बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में एक ताकतवर फ़ौज की। वो बात कर रहा है कि फ़ौज में रिफ़ॉर्म, वो बात करता है कि अगर ये फ़ौज जो है ये एक नुमाइंदा हुकूमत के साथ मिले तो इस मुल्क के सारे मसाइल हल हो सकते हैं, वो ये कहता है। इसके बरक्स नवाज शरीफ, मरियम, शहबाज, जरदारी ये फौज को तोड़ने का, फौज को तबाह करने की बात करते हैं। बहुत फ़र्क है इन दोनों की सोच में, लेकिन चूंकि ये फौज के ऊपर जो सीनियर अफसर बैठे हैं आसिम के साथ इस वक्त और बाजवा के साथ पहले, जिसमें आसिम खुद भी शामिल था, सीजीएस हो गया इसका सईद, नदीम अंजुम हो गया, बाकी इसके जो जर्नैल हैं वो इतने इस पावर के होल्ड के अंदर फंसे हुए हैं कि उनको लगता है कि अगर ये चेंज आ गया और इमरान आ गया तो इनकी जो इजारादारी है वो जाएगी। इससे एक बड़ा उनको ये ख़तरा है कि हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, जो कि आपने आम तौर पे सुना है कि इन्होंने ऑफ़र दिए इमरान को कि जी इलेक्शन कराएंगे, शफाफ कराएंगे, लेकिन आपने रिजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, आपने अरशद शरीफ के जो केसेस हैं उसके ख़िलाफ़ और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उसके ख़िलाफ़ आपने कोई नहीं बात करनी, आपने जो अपनी असैसिनेशन है उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करनी, और आपने नवाज शरीफ को पार्डन दिलवाना है अलवी के साथ। इमरान कभी भी नहीं मानेगा और मानना भी नहीं चाहिए। तो ये सिचुएशन है इस वक्त। अगर आप ये सिचुएशन, हमें बार बार लोग कहते हैं जी आप बार बार एक बात को रिपीट करते हैं, भाई मुल्क को कैंसर है, अगर मैं डॉक्टर हूं और मैं कह रहा हूं तुम्हें कैंसर है तो मैं उसको ये कहूं यार आओ चल मरी की पहाड़ियों पे चलते हैं, हवा खाते हैं, यार आओ आज पकौड़े करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें याद करना चाहिए कि हो क्या रहा है और कौन कर रहा है। तो ये सिचुएशन है पाकिस्तान की इस वक्त। अब आ जाए जी एपीसी पे, पहले एपेक्स कमेटी पे। एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग है ये मेरे लिए सिर्फ ये ऑप्टिक्स है, इसलिए कि जो इसके हेड कर रहा है वो सबसे बड़ा चोर और चक्का बदमाश का छोटा भाई है शहबाज शरीफ। ऑप्टिक्स है एपेक्स कमेटी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ऐसे ये क्या कर सकते हैं, कुछ भी इनके हाथ में तो ढेले की पावर नहीं। पावर किसके पास है? आसिम मुनीर के पास। आसिम मुनीर भी गया, उसने भी एड्रेस किया पुलिस के ऑफिसर्स को, क्या कर सकता है? 90% लोग कहते हैं कि ये करवाया है फौज ने और आईएसआई ने करवाया है इलेक्शंस को डिले कराने के लिए और इमरान को रोकने के लिए। और इससे मैं बार बार ये कहता हूं कि ये बड़ी खौफनाक एक असम्पशन है
परसेप्शन है कि इसको आदमी बिलीव करे। लेकिन ये एपेक्स कमेटी की मीटिंग बिल्कुल यूजलेस। मैं ऑनेस्टली फिर भी अगर कुछ कहता कि अगर ये एपेक्स कमेटी क्या करती, ये एपेक्स कमेटी आईजी को फायर करती, ये एपेक्स कमेटी नदीम अंजर को फायर करती, ये एपेक्स कमेटी सेक्टर कमांडर आईएसआई जो है उसको फायर करती, ये एपेक्स कमेटी डीजी फैसल नसीर को फायर करती। कहते हैं ओ यार वाकई को लगता है कि कोई हलचल हुई। कुछ भी नहीं, ऑप्टिक्स है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मतलब मजाक है। आपने 10 महीने इस मुल्क की ऐसी की तैसी कर दी, आपने बर्बरियत फैलाई। फौज की बात कर रहा हूँ, बाजवा की बात कर रहा हूँ, आसिम मुनीर की बात कर रहा हूँ, नदीम अंजुम की बात कर रहा हूँ, और इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ उनके जो सीजीएस हैं मोहम्मद सईद की बात कर रहा हूँ। कोई आपने लेटअप नहीं किया। वही किस्म की फैसिज्म, वही बदमाशी, वही आपने जजेस को अपने काबू रखा हुआ है, वही आपने पुलिस को काबू रखा हुआ है। कोई हमने चेंज नहीं देखा। तो ये एपीसी ये क्या है? ये इमरान को साथ मिला के अपने जो इतना बड़ा जुर्म और गद्दारी आपने पाकिस्तान के साथ की है, आप चाहते हैं कि उस अमल में आपके साथ शामिल हो जाए कि जी हमसे हमारे साथ बैठा था जी, और ये इसके पार्टी के। इमरान ने बहुत अच्छी बात की, इसको रिफ्यूज़ किया। बिल्कुल एपीसी के अंदर इसको मेंशन नहीं होना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ एक सामने केस आया कि जी पंजाब का गवर्नर डेट नहीं दे रहा। आपने बहुत उसके ऊपर तजिए सुनोगे। ये तो बिल्कुल एक बिकी हुई जुडिशरी है जो हमारे साथ चल रही है। वो कहती है कि जी आप गवर्नर साहब एक हफ्ता और लें। वो एक हफ्ता और लेके क्या उसने पराठे खाने हैं कि उसके बाद उसके अंदर कोई अकल आएगी कि वो फिर कहेगा जी आज करेंगे। 7 अप्रैल को इन्होंने 7 फरवरी को उन्होंने एपीसी रखी है, 9 फरवरी की डेट दी है। पता नहीं एपीसी में ये किस किस्म का फैसला करेंगे जी। वो उसके बाद आगे कहेंगे जी अब तो ये फेडरेशन का फैसला आ गया है, हम तो अभी इलेक्शन नहीं करा सकते। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 64 सीटों पे 33 पहले और 31 अभी उस पर शेड्यूल अनाउंस कर चुका है मार्च का। ये आप जरा ये बात देखें कि ईसीपी ने पंजाब की हुकूमत को, गवर्नर को और केपी को कहा है कि अप्रैल में करो, इन तारीखों को करो। वो ऐलान नहीं कर रहे। ईसीपी खुद ऐलान कर रहा है नेशनल असेंबली 64 सीटें जो हैं उनका मार्च में। तो ये आप जरा अजीब सी एक बात है। ऑब्वियसली वो चाह ये रहे हैं कि ये पहले इलेक्शन हो जाए नेशनल असेंबली के, ये इधर से किसी भी तरीके से काबू कर लें सीटें, और उसके बाद चल के ना फिर ये पंजाब के या केपी के कराएं या ना कराएं वो भी हमें नहीं पता। और एक नेशनल असेंबली को लेके और इसका टेन्योर बढ़ा के, और वही जो टेक्नोक्रेट और ये वो। अच्छा, टेक्नोक्रेट पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। मेरी थोड़ी सी पब्लिक स्पैट हुई है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है तारिक खान के साथ। देखिए जी, तारिक खान को मैं जानता हूँ, मेरे से ये 1 साल जूनियर था पीएमए में, और बड़ा अच्छा अफसर है, इसकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुँचा है। जो वॉर ऑन टेरर हुई थी उसके अंदर इसने बड़ी ज़बरदस्त बहुत जंग लड़ी है, बड़ा इसके ऊपर इसको खराज तहसीन किया जाता है। फ्रंटियर कोर को इसने बिल्कुल रिफॉर्म किया, एक बड़ी फाइटिंग फिट फोर्स किया। ये एक ऑन द फ्रंट लाइन टाइप सोल्जर है। तो ये इसके अंदर बड़ी अच्छी बात है। मैंने जो हार्श क्रैकडाउन किया इसके टेक्नोक्रेट रिकमेंडेशन पे, शायद मुझे थोड़े से मोहतात तरीके से करना, लेकिन इसलिए क्या कि ये इसकी बड़ी रेपुटेशन है, इसकी लोग बड़ी बात सुनते हैं, फौज में भी सुनते हैं, रिटायर्ड अफसर भी सुनते हैं, सिविलियन भी सुनते हैं। वो कह रहे यार अगर तारिक खान कह रहा है तो शायद इसमें कोई वजन है। टेक्नोक्रेट में कोई वजन नहीं है, इसलिए आई हैड टू क्रैक डाउन हार्शली ऑन दिस। और ये मैं आई वांट टेल यू नथिंग अगेंस्ट तारिक खान, अच्छा प्रोफेशनल सोल्जर है। सियासत बिल्कुल नहीं इन लोगों को पता, गवर्नेंस इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता। हमने देख लिया है कि जो 4 हमारे पास आए थे प्रेसिडेंट रह के गए, 9-9 साल, 12-12 साल, 5-5 साल, वो क्या इस हुकूमत इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके गए। तो मैंने इनको सिर्फ ये कहा था स्टिक टू योर निटिंग, कि जो काम आपको आता है वो आप करें, और वो बहुत अच्छा आपने काम किया। IMF की कंडीशंस पे आ जाएं जी। IMF की कंडीशंस जो हैं, शहबाज शरीफ कहता है जी इतनी हौलनाक है कि हम तो मारे जाएंगे। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। जब इस किस्म की चीज़ होती है तो इसका असर ना तो नवाज शरीफ के ऊपर होगा, कीमतें बढ़ने से, अफरात ज़र बढ़ने से, कमर तोड़ महंगाई से,
ना इसका शहबाज पे होगा, ना जरदारी पे होना है, ना उनके ख़ानदान पे होना है, ना मरियम सफदर पे होना है, ना बिलावर बिट्टू पे होना है, किसी इन लोगों में से इनके पार्टी के बड़े बड़े रहनुमाओं पे भी नहीं होना, फौजी जर्नैलों पे भी नहीं होना, अरबपति करोड़पति करप्ट जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पे भी नहीं होना, करप्ट पुलिस वालों पे नहीं होना, अरबपति जो हमारे बिजनेसमैन हैं उन पे नहीं होना। किस पे होना है? एक आम आदमी पे होना है। एक गरीब आदमी की तो कमर टूट जाए। तो इनके लिए ये कहना कि बड़े मुश्किल, इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। इनका तो देखिए कितना सिंपल फॉर्मूला है, पैसा चुराओ, बाहर लेके जाओ, जब पैसा खत्म हो जाए मुल्क के अंदर IMF के पास जाओ, लोगों के पास जाओ, फिर पैसा उनसे लो, वो फिर पैसा अंदर आते है, उसको फिर चुराओ, उसको फिर बाहर ले जाओ, फिर पैसा खत्म हो गया, फिर चुराओ, फिर बाहर से मंगाओ, फिर चुराओ, फिर बाहर ले जाओ। मतलब ये एक साइकिल बनाई हुई है इन्होंने। और ये आखिर वो दिन आ गया है कि IMF ने कहा कि जी बस आप अपने खर्चे कम करें और अपनी कीमतें बढ़ाएं, वरना आप हमें ये पैसे वापस नहीं कर सकते। और आपके मुल्क में जितने तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको सामने साथ लेके चलना है। उनको भी अब समझ आ गई है कि ये बंदे पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, और इमरान को इसमें शामिल करो। वो APC मेरा ख्याल है इसी चक्कर में रहे, इमरान को नहीं जाने दे। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है फेयर और फ्री इलेक्शन। अगर वो ऑप्शन नहीं होता तो क्या होगा? इमरान कोशिश कर रहा है कि जी कानून के दायरे में रहे, आइन के दायरे में रहे, कोर्ट्स को खटखटाए, जितने इदारे हैं जो कि लीगल हैं उनको खटखटाए। उधर से उसको सुनवाई नहीं मिल रही है, वो इसको निकालना चाहते हैं, इसको आउट करना चाहते हैं। देखिए जी, इमरान, अगर आपने इमरान को आउट किया ना तो उसके बाद जो हालात होंगे वो तो बार बार हम कह चुके हैं किसी की काबू में नहीं होंगे। मुझे उसके साथ एक और भी खौफ और डर है कि इमरान की बजाय एक शोला नुमा घोड़े पे तलवार लिए हुए एक रॉबस्पियर जैसा, जो फ्रांस में जब आया था रेवोल्यूशन, और वो और उसकी बीवी बैठते थे और हजारों लोग रोज आते थे, उनकी गर्दनें सामने रखी जाती थी और ऊपर से गिलोटीन आता था। उस किस्म का कहीं आदमी ना आ जाए, और हो सकता है वो कहीं फौज में से ही ना निकले, कोई सरफिरा ब्रिगेडियर, कोई सरफिरा जर्नैल, और फौज भी गुस्से में है। ये आम बेचारा लेफ्टिनेंट, कप्तान, मेजर जो रोज दिन रात जाने देता है। मुझे वो बंदा कहता है, एक सर्विंग ऑफिसर है, जूनियर रैंक है, कहता है सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं फ्रूट आधा लाता हूं, मैंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों से निकाल के जो एक लोअर लेवल का स्कूल है मैं उसमें डाल रहा हूं। मतलब ये सर्वाइवल की जंग है जिन लोगों के पास जो करप्शन नहीं करते, जो नहीं। ये आप इमरान को अगर रोकेंगे, आप एक ऐसी ग्रोह और ऐसी फोर्सेस और ऐसे लोगों को आप मौका देंगे जो फिर बिल्कुल नहीं देखेंगे कि सामने कौन है, सबकी गर्दनें जाएंगी, बाशमूल सबसे सीनियर अफसरों की गर्दनें जाएंगी। ये याद रखें, ये मत करें। इमरान वाहिद आदमी है जो इस एनार्की से इस मुल्क को बचा सकता है। ये टेक्नोक्रेट और ये मार्शल लॉ ये भूल जाएं। किसी तरीके से आपने अगर किसी समझ रहे हैं कि आप ये काबू पा लेंगे, आप नहीं काबू पा सकते। देखिए जी, फौजी अफसर जवान, आप सवाल पूछें, बार बार पूछें आप अपने बाला अफसरों से, ये हमारे ऊपर डाकू लुटेरे जो हैं ये क्यों बैठे हुए हैं? आप उनसे सवाल पूछें, ये हम इतना गरीब मुल्क क्यों हैं जब हम इतना बड़ा मुल्क है, हमारे पास इतनी चीज़ें। आप उनसे सवाल ये पूछें कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी हुई है कि गैर कानूनी हुक्म नहीं मानने, और अगर आपने गैर कानूनी और गैर आईनी हुक्म माने तो आपके ऊपर वही सज़ा होगी जो गैर कानूनी और गैर आईनी हुक्म मानने वाला। आप उनसे ये सवाल पूछें कि जी साफ फैक्ट फाइंडिंग टीम में लिखा हुआ है कि अरशद शरीफ के कत्ल में ISI का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक है, सारी रिपोर्ट सबके सामने है। ये अरशद शरीफ का कत्ल किसने किया? जब तक न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, न्यूक्लियर ऑप्शन का मतलब है जब फौज के अंदर से उसकी टॉप लीडरशिप 50, 100, 150 जर्नैलों का सफाया नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं,
ये उस इदारे में रिफॉर्म नहीं आ सकता। मैं 30-35 साल से इदारों में चेंज मैनेजमेंट, चेंज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, मुझे ये पता है ये कितना मुश्किल काम है। जब तक टॉप लीडरशिप आपके साथ फुली बिहाइंड नहीं है तब भी 2-2, 3-3 साल लगते हैं। ये फ़ौज की इस वक्त के जर्नैल जो हैं ये इस काबिल नहीं है। इसमें होंगे अच्छे, हमारे पास कोई 160 मेजर जनरल हैं, ये 30-190 हैं, इनमें से शायद 50 जो है ना मेरा ख्याल है क्लीन होंगे, बाकी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इनएफिशिएंट हैं, डिसलॉयल हैं, इनकॉम्पिटेंट भी हैं और करप्ट भी हैं। 50-60 जो होंगे ठीक होंगे। ये आपको झाड़ू फेरना पड़ेगा, एक नई फौज की लीडरशिप लानी पड़ेगी और ये नई फौज इसी फौज को रिफॉर्म करेगी, तब जाके बाकी सारे रिफॉर्म्स होंगे, जुडिशरी के, पुलिस के, ब्यूरोक्रेसी के, नए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस के, 25-26 के, प्रेसिडेंशियल अगर गवर्नमेंट आती है 2/3 अथॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लेके आते हैं तब वो होगा। ये अगर फौज इसी तरह रह गई ना और इसी तरह इनके जर्नैल रह गए और ये इसी तरह वन विंडो ऑपरेशन चलता रहा, ये नहीं होगा। आपको एक नई लीडरशिप लानी पड़ेगी, अंदर से ही लानी पड़े। बहुत ज़बरदस्त हमारे ब्रिगेडियर लेवल तक लोग पहुंचते हैं, जो अच्छे होते हैं उनको निकाल देते हैं और मेजर जनरल भी बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बगैर नहीं होगा। अब ये कैसे होगा फिर इसकी बात इंशाल्लाह करेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको, आपके अहल वयाल को, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।